नमस्कार, मनी गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। अभी भी ज्यादातर भारतीय सेविंग्स खाते में अपनी कमाई रखते हैं, पर सिर्फ पैसे बचाने से फायदा नहीं है जब तक पैसे से पैसा ना बने जो कि महंगाई को मात दे सके। आज हम बताएंगे आपको बचत और निवेश का अंतर और बचत का पैसा कहां करना चाहिए निवेश। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ दो बेहद ही खास एक्सपर्ट्स हैं। परिचय करा देते हैं। कल्पेश आशर, फाउंडर फुल सर्कल फाइनेंशियल प्लानर्स, और नितेश बुद्धदेव, फाउंडर निमित कंसल्टेंसी। स्वागत करते हैं कल्पेश और निमित, आप दोनों का ही हमारे साथ मनी गुरु के आज के इस खास कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। बचत भारतीयों का बहुत ही पसंदीदा ये काम है, बचत करना। हम ट्रेडिशनली सेवर्स माने जाते हैं। हालांकि जो एक रिपोर्ट भी आई थी पिछले कुछ दिनों में आरबीआई की, उसमें यह भी कहा गया था कि बचत में थोड़ी कमी आई है। जो आजकल की जो युवा हैं वो थोड़ा सा खर्च करने में ज़्यादा बिलीव करते हैं, पर मेजॉरिटी जो लोग हैं अभी भी कोशिश करते हैं कि पैसे बचाएं। पर ये ज़्यादातर जो पैसा है वो ऐसी जगह पर जाता है जिसका कोई ज़्यादा फायदा नहीं होता है। कल्पेश, आपसे शुरू हम करेंगे। जो निवेश का ट्रेंड है पिछले कई सालों से, वो ये बताता है कि बचत के लिए सेविंग्स खाता पहली पसंद है भारतीयों का। जो ट्रेडिशनल सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जो फिक्स्ड डिपॉजिट्स हैं या फिर फिक्स्ड इनकम प्रोडक्ट्स हैं, स्मॉल सेविंग स्कीम्स हैं, वो ज्यादा आकर्षित अभी भी करता है। बहुत कम परसेंटेज ऐसे लोग हैं जो कि शायद बाजार में म्यूचुअल फंड के जरिए पैसा लगाते हैं। इस निवेश के ट्रेंड को कैसे समझें हम? स्वाति, बिल्कुल आपने एक सही शुरुआत दी है और एक सही इंट्रोडक्शन भी दिया है इस पूरे सब्जेक्ट का। और बहुत एक अहम बात है कि सारे भारतीयों को एक गिनती में लिया जाता है अच्छे सेवर्स की एक कैटेगरी में, लेकिन वहाँ से हमें आज एक ऐसे मकाम पे पहुँचना है जहाँ हम अच्छे निवेशक कहलाए जाएं। और ये जो एक प्रोसेस है, काफ़ी आई थिंक लंबा प्रोसेस है, लेकिन पहला कदम जो उसका है वो बचत से ही होता है। और जैसे हमें सब में सिखाया जाता है बचपन से, या जब हम पहला जॉब करते हैं, कि हमारा पहला सेविंग्स का खाता होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ से मैं शुरुआत करता हूँ और एक सिंपल सा डेफिनेशन कहना चाहता हूँ स्वाति, कि बचत जो है वो एक अच्छी भावना है, इट्स अ गुड इमोशन। लेकिन निवेश जो है वो एक कला है, एक आर्ट है, जिसके लिए आपको एक डायरेक्शन चाहिए, दिशा चाहिए, और आपका लक्ष्य और एक फोकस होना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए हमें एक पूरी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, और प्रोडक्ट्स कौन से अच्छे हैं उनको ढूंढ के जो हमारे लिए बिल्कुल सही है। ये नहीं कि सारे प्रोडक्ट्स जो भी मार्केट में उन सब में हम निवेश करें बिना सोचे समझे, क्योंकि हमारे पड़ोसी करते हैं, हमारे दोस्त करते हैं, तो वैसा निवेश आई थिंक बिल्कुल बेकार है। लेकिन बचत से जहाँ पे हम एक पूरी कहते हैं कि एक प्रोसेस है, वो अच्छे निवेश की ओर लेके जाए, उसकी खोज, उसकी सोच होना बहुत बहुत ज़रूरी है। और उसके लिए हमारा जो माइंडसेट है वो थोड़ा हमें और आई थिंक एक्सपैंड करना ज़रूरी है, कि सिर्फ बचत करने से कुछ नहीं होगा। अच्छी खासी एक गुड फील फैक्टर होगी, हमारे सेविंग्स अकाउंट में पैसे पड़े रहेंगे, हमारी बैंक खुश होगी क्योंकि उनके पास हमारी पूंजी पड़ी रहती है, लेकिन उसके आगे कुछ नहीं होता। सो ये प्रोसेस को शुरू करना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, तो इस प्रोसेस को शुरू करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शुरुआत बचत से होती है, बचत के बाद निवेश आता है। बचत आप करते हैं, लेकिन उसके बाद उसको अगर बढ़ाना है तो निवेश करना बहुत ज़रूरी होता है। नितेश, समझना ये ज़रूरी है कि एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो कल्पेश ने दे दी, पर फिर भी जो हमारे जितने भी दर्शक अभी हमें देख रहे हैं, जो सैलरीड क्लास है, जिनके पास एक फिक्स्ड पैसा आता है महीने के अंत में, उस पूरे कमाई का कितना प्रतिशत आमतौर पर कहा जाता है कि बचत करना चाहिए? थैंक यू स्वाति, मुझे शो में इनवाइट करने के लिए। यस, जैसे कल्पेश जी ने बताया कि बचत और बढ़त के बीच में समझना बहुत ही आवश्यक है, कि आपको बचत तो कर ही लेते हो, पर उसको हम इन्वेस्टिंग की ओर ले जा पा रहे हैं कि नहीं। मेरा मानना है कि स्वाति, आप सैलराइड हो या बिजनेसमैन हो, आपको एक हिस्सा जो आपका है चालू होता है सेविंग्स से ही, बट अल्टीमेटली एम ये होना चाहिए कि मुझे उसमें से एक अच्छा खासा हिस्सा मेरा इन्वेस्टिंग की ओर जाना चाहिए। बिकॉज इन दोनों के बीच में अगर मैं ये डिफरेंस नहीं जान पा रहा हूँ कि ये बचत है या ये बढ़त, ये इन्वेस्टिंग है, तो शायद ऐसा हो जाएगा कि काफ़ी बार मिससोल्ड भी प्रोडक्ट हो जाएगा। तो मेरा मानना है स्वाति, अप्रॉक्सीमेटली
ऑन एन एवरेज जब आपके ऊपर ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है और आप ज़्यादा करके जब आपके करियर के स्टार्टिंग में हो, तो मेरा मानना है कि तकरीबन 40 से 50% हिस्सा आपका इन्वेस्टिंग की ओर जा सकता है। तो मान लीजिए आपका अराउंड 20-30% खर्चे में जा रहा है और आपका 20% सेविंग्स की तरफ जा रहा है, तो 40 to 50% जो आपकी मनी है वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की ओर जा सकती है। और स्वाति, मैं और एक पॉइंट इधर बताना चाहूँगा कि ये डिफरेंस जो है जो हमने समझा अभी, पर मुझे लगता है एक एग्जाम्पल अगर दे तो एक काफ़ी क्लैरिटी आ जाएगी कि बचत क्या हो रहा है और हम जो सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट कभी कभी इंटरचेंजेबली यूज़ करते हैं उसमें बहुत ही बड़ा तफावत है। मान लीजिए मेरे पास 200 रुपये है, उसमें से मैं 100 रुपये का एफडी कर रहा हूँ जिसके ऊपर मुझे 7% इंटरेस्ट मिल रहा है, तो मुझे साल के अंत में 107 रुपये मिल जाएंगे। और दूसरा मेरे पास अभी जो 100 रुपये है उसका एक एफडी कर दिया और दूसरे 100 रुपये का मैंने एक डोसा परचेस कर लिया। नाउ अगले साल मैं जब जा रहा हूँ 107 रुपये मुझे एफडी से मिल जाएंगे, पर वो मैं अगर सेम डोसा खाने जाऊँगा 107 रुपये से, तो शायद वो डोसा की प्राइस बढ़ गई होगी। तो मेरा मानना है कि वो भी तकरीबन इन्फ्लेशन के आधार पे 107 ही हुई होगी। तो आपने जो एफडी से कमाया वो आपका सेम इन्फ्लेशन जितना रिटर्न हुआ, तो वो हो गई आपकी एक बचत। पर अगर यही पैसा अगर इन्वेस्ट हुआ होता, मान लीजिए जो आपका रिटर्न है वो इन्फ्लेशन को बीट करता हुआ दिखता, तो शायद आपकी कोई प्रोडक्ट में निवेश किया है, आपको उसमें म्यूचुअल फंड जैसे कोई प्रोडक्ट में आपको 12% रिटर्न मिल गया, तो आपका 100 रुपीज़ 12% के हिसाब से 112 हो गया। तो साल के अंत में 107 का वो डोसा तो परचेस कर ही पाएंगे, पर उसके साथ शायद एक आपको एक चॉकलेट भी मिल जाएगी। तो ये ग्रोथ की बात है जो आती है आपके इन्वेस्टमेंट और निवेश के साथ। बिल्कुल, तो इन्वेस्टमेंट निवेश मतलब जो उसको बचत के बाद पैसा बढ़ाने के लिए करना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि जैसा कल्पेश ने आपने बोला कि सिर्फ बचत ही काफ़ी नहीं है। तो जब मानिए अब बचत आपने कर ली, उसके बाद निवेश की तरफ आपको आगे बढ़ना है, शुरुआत कैसे करनी चाहिए, उस बचत को निवेश में कैसे तब्दील किया जाए। यूजुअली कहा जाता है कि गोल सेटिंग से करना चाहिए। और हम ये भी देखते हैं कि कई बार लोगों को लगता है कि उन्होंने रिटायरमेंट के लिए या बच्चों की शादी के लिए, बच्चों के पढ़ाई के लिए पैसे बचाए हैं। पैसे बचाने में और पैसे को ग्रो करने में काफी ज्यादा फर्क होता है। तो छोटी अवधि का बचत और लंबी अवधि की बचत, इनमें क्या डिफरेंस होता है? क्योंकि छोटी अवधि में आप पैसे बचा सकते हैं क्योंकि उसमें लिक्विडिटी की जरूरत होती है, बड़ी अवधि में आपको पैसे बढ़ाने होते हैं। तो दोनों का डिफरेंस जरा समझाइए। ये आई थिंक बहुत एक अहम हिस्सा है फाइनेंशियल प्लानिंग का, क्योंकि फाइनेंशियल प्लानिंग की जो प्रक्रिया है बहुत ही आई थिंक सिंपल और सुंदर है, क्योंकि वहाँ पे जो बेस है वो शुरू होता है आपके कैश फ्लो से। कैश फ्लो यानी कि नथिंग बट आपकी जो इनकम और एक्सपेंसेस का जो एक ब्यौरा होता है उसको हर घर हर इंडिविजुअल देखता है। और वहाँ पे मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग ये करते हैं कि अपनी जो आमदनी होती है उसमें से पहले अपने सारे पैसे खर्च कर देते हैं और जो बचता है उसमें से निवेश करते हैं, बजाय उसके कि एक अलग माइंडसेट उसमें अपनाया जाए कि क्यों ना हम ये सोचें कि जो हमारी आमदनी है उसमें से हम पहले अपने खर्चे और निवेश कर दें और जो बचता है वो अपने पास सुकून के लिए रखें। तो इसमें दो चीज़ें हो जाती है कि निवेश कंपलसरी हो जाता है और खर्चे भी हमारे जो रोज़मर्रा के हैं वो भी हम मीट कर पाते हैं। तो माइंडसेट चेंज करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर अगर निवेश को हम एक प्रायोरिटी देते हैं खर्चों के साथ, तो अपने आप अपना हाथ भी थोड़ा तंग रहेगा, निवेश भी अच्छा खासा होता रहेगा और एक अच्छी हेल्दी लाइफस्टाइल भी हम जी पाएंगे, ना कि एक बहुत फ्लैम्बॉयंट सी ज़िंदगी हम जो नहीं जीना चाहते। लेकिन यहाँ पर गोल्स की जो आपने बात की स्वाति बहुत अहम है, क्योंकि वो सेकंड स्टेप है फाइनेंशियल प्लानिंग का, कि जो हम पैसे निवेश करते हैं उसको हम अपने छोटे अवधि के या लंबी अवधि के गोल्स की ओर कौन से प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करते हैं वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और बहुत सारे लोग इसको समझ नहीं पाते, एक सिंपल सी मिस्टेक वो कर बैठते हैं कि उनको लगता है मेरा पैसा सेफ होना चाहिए तो ज़िंदगी भर ही सेफ होना चाहिए। रिटायरमेंट के लिए वो लोग 30-35 साल की प्लानिंग के लिए सिर्फ पैसे एफडी में डाल देते हैं और जैसे नितेश ने समझाया कि वो इन्फ्लेशन को भी बीट नहीं कर पाते, तो उनका पैसा बचत होता है लेकिन इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पाता और उनका जो एक पूरा एक लाइफ का एक स्टेज है वो गुजर जाता है। रिटायरमेंट के सामने आते हैं तो पता चलता है कि वो तो एक्चुअली 20 साल जिंदगी में पीछे चल रहे हैं। तो यहाँ पर प्रोडक्ट सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है और कौन से असेट क्लास में आप निवेश करते हैं, कौन से प्रोडक्ट के जरिए
वो आपको तय करना बहुत ज़रूरी है। तो सिंपल सी बात है, अगर आपको लिक्विडिटी चाहिए, छोटी अवधि के जो आपके गोल्स हैं, मान लीजिए आज से लेके 3 साल तक के गोल्स हैं, उसको आप फिक्स्ड इनकम के प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट करिए, यानी कि बैंक एफडीज हो गई, कॉर्पोरेट एफडीज हो गई, डेट म्यूचुअल फंड्स हो गए, जहां पे आपको लिक्विडिटी और जो प्रोडक्ट का जो टेन्योर होता है वो कम रहता है और लिक्विडिटी 24 घंटे में मिल जाती है। लेकिन उसके आगे जो भी आपके गोल्स हैं, मान लीजिए 5 साल, 7 साल, 10 साल एंड बियॉन्ड दैट, तो उसके लिए आपको इक्विटी जैसा एक प्रोडक्ट सिलेक्ट करना है। इक्विटी में जो आपको समझ आता है तो डायरेक्ट इक्विटी लीजिए, लेकिन नहीं समझ आता है, जो बहुत सारे मेजॉरिटी पीपल हैं, तो सिंपल सा रास्ता है, म्यूचुअल फंड्स के, इक्विटी बेस्ड म्यूचुअल फंड्स का चयन कीजिए, तो यू कैन नॉट गो रॉन्ग देयर। तो निवेश की जो प्रक्रिया है वहीं से शुरू होती है और वहां पर भी छोटे कदम से शुरू कीजिए, ना कि बड़े बड़े स्टेप्स लेकर, और सही प्रोडक्ट चुनना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, और यही छोटा कदम जो है, इसका मौका आपको एसआईपी यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान देता है। नितेश, एसआईपी के आंकड़े भी ऐसे आए 18,000 करोड़ के पार इस बार। ये बताता है कि जो निवेशक हैं वो भरोसा जता रहे हैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट के प्रति। हालांकि इसका जो पूरा एक प्रपोर्शन है, हम परसेंटेज जो कह सकते हैं, वो बाकी इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस के मुकाबले बहुत कम जरूर है, लेकिन एक सही दिशा में जाता हुआ अच्छा कदम जरूर मान सकते हैं। तो छोटी शुरुआत जिसका जिक्र अभी कल्पेश ने किया है, बचत से एसआईपी की शुरुआत कैसे की जाए? बहुत ही बचत जब हम सोचते हैं तो हम सोचते हैं कि शायद एक बहुत बड़ा पैसा लगाना पड़ेगा। जैसे हम एसआईपी में अब 1000 से भी चालू कर सकते हैं, पर फिर भी मेरा मानना है कि अगर आपको एक जस्टिस करना है, आपके जो ओवरऑल गोल्स है और आपको वो अचीव करने हैं, तो मेरा मानना है स्वाति, तकरीबन आपका जो इन हैंड सैलरी है उसका एक बड़ा हिस्सा एक इन्वेस्टमेंट की ओर जाना चाहिए। तो आपकी इनकम में से आपके, जैसे कल्पेश जी ने बताया, आपकी एक्सपेंस हटा दी और उसके बाद जो आपके पास एक सेविंग्स हो रही है उसमें से एक हिस्सा आपने इन्वेस्टिंग की ओर डाले। और उसमें अगर एसआईपी की बात करें तो मेरा मानना है कि आपके जो शॉर्ट टर्म गोल है, मुझे काफ़ी बार ऐसा समझ में आता है कि सिर्फ लोग इक्विटी में ही इन्वेस्ट करके और उसमें ही सिर्फ एसआईपी करते हैं। मेरा मानना है कि आपके जो शॉर्ट टर्म वाले गोल है उसमें डेट में भी एसआईपी करनी चाहिए। तो आपके वो शॉर्ट टर्म वाले जो गोल है उससे आपका ये डेट फंड से आपका काम हो जाएगा। और जो आपके मिड टू लॉन्ग टर्म गोल है उसमें आपके इक्विटी फंड्स या हाइब्रिड फंड से आप एसआईपी करें, तो मुझे लग रहा है आपकी जो शॉर्ट टर्म नीड है, जो हम सेविंग्स के बकेट में डाल सकते हैं, वो सेटिस्फाई हो जाएगी। और आपकी मिड टू लॉन्ग टर्म वाली जो नीड्स है वो आपकी सेटिस्फाई हो जाएगी, जो आपकी लॉन्ग टर्म की एसआईपी है, जिसमें आप इक्विटी फंड से चालू कर सकते हैं। और मेरा मानना है जब आप इक्विटी फंड्स देख रहे हो और लॉन्ग टर्म के लिए देख रहे हो, भले ही काफ़ी, जैसे आपने नंबर दिया स्वाति, उसमें भी एक बड़ा हिस्सा आज दिख रहा है कि मिड एंड स्मॉल कैप में बहुत ज़्यादा पैसा आ रहा है। पर मेरा मानना है जब आप शुरुआत कर रहे हो, भले लंबी अवधि है, तो मेरा मानना चाहिए एक फ्लेक्सी कैप या लार्ज कैप कैटेगरी से आपको शुरुआत करनी चाहिए, ना कि आप डायरेक्ट मिड एंड स्मॉल कैप में जंप करें, क्योंकि उसका रिटर्न काफ़ी अच्छा दिख रहा है। तो ये एक बैलेंस एक्ट करना पड़ेगा आपकी बचत और बढ़त के बीच में, और ऐसे आपको प्रोडक्ट पकड़ने पड़ेंगे जिसमें आपका ऑफकोर्स ग्रोथ हो जब इन्वेस्टिंग की बात आए, पर एट द सेम टाइम मैं अगर शॉर्ट टर्म में देख रहा हूँ तो मेरी सेफ्टी, लिक्विडिटी और रिटर्न ये कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। कल्पेश, एसेट क्लास में डाइवर्सिफाई करना, क्योंकि मोस्टली हम देखते हैं हमारा जो निवेश होता है वो एक एसेट क्लास के प्रति ज़्यादा बायस हो जाता है। हमें अगर गोल्ड पसंद है तो हम ज़्यादा पैसा गोल्ड में डाल देंगे, फिक्स्ड इनकम पसंद है तो ज़्यादा पैसा फिक्स्ड इनकम में चला जाता है, कई लोग प्रॉपर्टी में ज़्यादा पैसा डाल देते हैं, कई लोगों को शेयर बाजार काफ़ी पसंद आता है, तो वो बैलेंस नहीं दिखता है। तो सही एसेट क्लास, आपको अपने बचत से निवेश करने की शुरुआत करनी है, तो एसेट क्लास का सही अनुपात क्या हो? एसेट क्लास यानी कि हर एक जो एक इन्वेस्टमेंट का प्रोडक्ट होता है जिसका आम तौर पे एक दूसरे के साथ कोई कोरिलेशन ज़्यादा ना हो। इसका एक डेफिनेशन ये होता है कि जब कोई भी एसेट क्लास में एक मान लीजिए कि तेज़ी आती है या मंदी आती है, तो उसका जो एक परफॉर्मेंस होता है, अब मान लीजिए उसमें आपका सारा पैसा लगा हुआ है, तो आपको उसमें उतार चढ़ाव भी वैसे ही दिखेंगे कि मान लीजिए सब कुछ 100% अप है, और अगर मार्केट उसी चीज़ में अच्छी नहीं है तो सब कुछ वहाँ पे डाउन भी दिखेगा आपको। हमें ये नहीं चाहिए। एक आइडियल पोर्टफोलियो में आपका पैसा अलग अलग असेट्स में डाइवर्सिफाइड होना चाहिए, और वो भी अपने गोल्स के हिसाब से। तो जब आपका पैसा आपके गोल्स के हिसाब से डाइवर्सिफाइड होता है
तो ऑटोमेटिकली पोर्टफोलियो में एक रिस्क का डीक्लासिफिकेशन हो जाता है, रिस्क घट जाती है और आपके गोल्स भी सही तरह से एक पटरी पे चलते आपको दिख रहे हैं। तो असेट क्लास यानी कि जैसे आपने अच्छी तरह से समझाया कि एक तो इक्विटी हो गया जो एक रिस्की असेट क्लास है, लेकिन जहाँ पे ग्रोथ की जो एक उम्मीद है, ग्रोथ होता भी है, थोड़ा ज़्यादा ही होता है, लेकिन आपको उसमें समय देना ज़रूरी होता है। दूसरा होता है फिक्स्ड इनकम यानी कि डेट जो हम बोलते हैं, तो वहाँ पे आपकी जो इन्वेस्टमेंट होती है वो ज़्यादातर एक रेंज में आपकी रिटर्न्स आती हैं। मान लीजिए एनीथिंग बिटवीन 3% टू 8%, उतना एक रेंज रहता है, लेकिन वहाँ पे रिस्क बहुत कम होती है। रिस्क नहीं होती ये समझना गलत है, क्योंकि रिस्क आज हर एक चीज़ में होती है, लेकिन उसका जो एक प्रमाण होता है वो थोड़ा ऊपर नीचे होता है। तीसरा हो गया आपका गोल्ड, यानी कि जो हम सारे भारतीयों का बहुत ही एक फेवरेट सा असेट क्लास है। तो गोल्ड की तो आई थिंक फीचर्स बताना सबको मालूम है। और चौथा जो एक मुख्य असेट क्लास है वो है रियल एस्टेट। तो वहाँ पर भी अगर आप इन्वेस्टमेंट के तौर पे कोई प्रॉपर्टी लेते हैं तो वो आपका एक असेट क्लास में डाइवर्सिफिकेशन हो जाता है। तो इन चारों असेट क्लास को मिला के अगर हम ये मान के चले कि हम अपने गोल्स के हिसाब से वहाँ पे अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो अपने आप एक सुकून सा हमें रहता है हमारे पोर्टफोलियो को लेकर। और जब कोई असेट क्लास में उतार चढ़ाव आता भी है, जैसे मैंने पहले समझाया, इट शुड नॉट बी लीनियर, ऑलवेज एक वॉलेटिलिटी होनी चाहिए, थोड़ा एक उतार चढ़ाव होना चाहिए कि एक एवरेज रिटर्न हमें मिल जाए जो हमें आगे चल के आई थिंक एनीथिंग बिटवीन एक पोर्टफोलियो में अगर हमें 12 से 18% के बीच का रिटर्न एक 10 या 12-15 साल 20 साल के इन्वेस्टमेंट होराइजन को लेके चले तो आई थिंक इट इज़ वेरी वेरी एक्सेप्टेबल। लेकिन हाँ, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम अपने गोल्स को हासिल करें अपने एसेट एलोकेशन को लेकर। बिल्कुल राइट। तो ये होलसम पोर्टफोलियो प्लानिंग में नितेश, जो बचत का सही इस्तेमाल हम कहते हैं, क्योंकि शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म प्लानिंग तो सही है, निवेश तो सही है, लेकिन निवेश के साथ साथ जो रिस्क मैनेजमेंट होता है वो भी काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो 2-3 टिप्स बचत का सही इस्तेमाल करने के। बिल्कुल, आपने बहुत सही बोला स्वाति, बिकॉज हम कभी कभी क्या होता है सेविंग्स इन्वेस्टमेंट देख लेते हैं, पर कहाँ से शुरुआत करनी चाहिए तो रिस्क मैनेज करने की बात। तो मैं बोलूँगा जब आप शुरुआत कर रहे हो तो सेविंग्स से पहले भी आप सोचिए कि आपका हेल्थ एंड टर्म इंश्योरेंस, जहाँ से आपकी कोई बड़ा रिस्क आ सकता है, क्योंकि आप शायद सेविंग्स कर लोगे, इन्वेस्टमेंट भी कर लोगे, पर कोई हेल्थ इमरजेंसी आ जाएगी तो पूरा पैसा उधर आपको ब्रेक करके यूज़ ना करना पड़े। तो मुझे लगता है एक अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस, सफिशिएंट हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए। उसके बाद आ जाता है आपका एक प्रॉपरली, अगर आपके ऊपर कोई डिपेंडेंट है तो एक जो रीजनेबल आपको आपकी लाइफ कवर करने के लिए आपको एक टर्म इंश्योरेंस की ज़रूरत है। तो ये आपका जो बड़ा रिस्क है वो आप मैनेज कर लेते हो। उसके बाद आपको चाहिए अराउंड 6 से 9 महीने का आपका कंटिजेंसी और इमरजेंसी फंड, वो आपके एक बचत के हिस्से में ही आता है। क्योंकि अगर ये तीन चीज़ें मैं देख लेता हूँ तो मुझे इन्वेस्टमेंट की और मेरे लॉन्ग टर्म गोल को और कोई बड़ा रिस्क मुझे नज़र में नहीं आता है जो हैम्पर कर सकता है। इसके साथ आपको बिहेवियरल मैनेज करने की बहुत आवश्यकता है, बिकॉज मैं मानता हूँ 2 तरीके की सेविंग्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है स्वाति। एक तो आपको सेव करना पड़ेगा पैसा कि आप इन्वेस्ट कर पाए, और दूसरा आपको आपके बिहेवियर से बचना पड़ेगा। दैट्स द अनदर सेविंग्स यू नीड, दैट सेविंग योर सेल्फ फ्रॉम योर इमोशनल बायसेस। तो अगर आपको लग रहा है कि आपको कोई रिस्क है ही नहीं पर ये रिस्क एग्जिस्ट करते हैं, तो पहले वो रिस्क को समझे और इसके लिए या तो इंश्योर करें या वो हिसाब से उसकी बचत करें, तब जाके आप एक आपका पर्सनल फाइनेंस, और जैसे कल्पेश जी बता रहे हैं, आपका एक ओवरऑल जो आपको गोल अचीव करना है वो बहुत आसानी से और सुकून से कर पाएंगे। आपसे जानना चाहूंगी कल्पेश, ये जो कैश फ्लो है कई बार बिगड़ जाता है। अगर कैश फ्लो ही बिगड़ गया तो डेफिनेटली ना बचत होगी ना फिर निवेश की नौबत आएगी। तो कैश फ्लो को मैनेज करने के कुछ क्विक तरीके आपकी तरफ से क्या रहेंगे जिससे कि ये बैलेंस ना बिगड़े? नहीं, आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं तो हर बार कहता हूं कि फाइनेंशियल प्लानिंग का जो नर्व सेंटर है वो कैश फ्लो है, वहीं से सब चीज़ों की शुरुआत होती है। तो हर एक फैमिली हो या हर एक इंडिविजुअल हो तो उसको अपना एक पर्सनल कैश फ्लो एक्सेल शीट पे बना सकते हैं या एक डायरी बना सकते हैं, लेकिन रिव्यू और मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। इट इज़ नथिंग बट एक मंथली आपका जो इनकम है वो तो आपको पता है कितनी है, अगर सैलरीड हो तो और भी ईजिली आपको पता होता है, और उस इनकम में से आपका हर एक जो खर्चा है एक बतौर एक फैमिली के या एक इंडिविजुअल के,
एटलीस्ट 90% आप उसको एक्यूरेटली लिखते रहें। और वो लिखने की जो हैबिट है, अगर आप रेगुलरली करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कहाँ आपका पैसा ज़्यादा जा रहा है, कौन सा फसूल एक खर्चा हो रहा है, और इस चीज़ को कैसे हम रेक्टिफाई कर सकते हैं। बहुत सारे केसेस में हमारे पास जब कैश फ्लो आता है तो पता चलता है कि फैमिली का आई थिंक 50 to 60% जो पैसा है वो EMIs में चले जाता है। दूसरा जो होता है एक आई थिंक लीकेज जिसके हम कहते हैं, तो वो उनका इंश्योरेंस प्रीमियम्स में चले जाता होता है। तो वो दोनों तो एक फाइनेंशियल चीज़ें हो गई। तीसरी बात कि फैमिलीज़ की जो हैबिट्स होती हैं, जैसे आई थिंक नितेश ने बताया बिहेवियरल, तो फैमिली को या एक इंडिविजुअल को बाहर खाने का शौक रहता है, उसकी वजह से उनके कैश फ्लो पे नियंत्रण नहीं रहता और महीने के अंत में उनका बचत ही नहीं होता है किसी चीज़ का। आई थिंक उनको एक हाथ में कुछ पैसा रहता ही नहीं, तो जब पैसा ही नहीं रहेगा, सेविंग ही नहीं रहेगा, तो इन्वेस्टमेंट तो बहुत दूर की बात है। तो इस चीज़ को आई थिंक कलेक्टिवली, अगर कपल है तो हस्बैंड वाइफ को कलेक्टिवली रिव्यू करना है, महीने में लिखना है और रेमेडियल एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है कि कौन सी चीज़ों को हम अवॉइड कर सकते हैं, कौन सी चीज़ों को हम जड़ से काट सकते हैं, और अपने हाथ में आई थिंक अराउंड 20 to 30% इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा बचे, वैसे एक प्रोसेस बनाना ज़रूरी है। जी, तो बिल्कुल कैश फ्लो को मैनेज करना, बचत के बाद निवेश को आगे बढ़ाना, कैसे आप निवेश करें, बचत से मुनाफा कैसे बढ़ाएं, किन बातों का ख्याल रखें, इस पर की आज हमने चर्चा। बहुत धन्यवाद करेंगे कल्पेश और निमित, माफ कीजिए नितेश, आप दोनों का ही हमारे साथ आज के इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। मनी गुरु में बस इतना ही, रुकते हैं एक ब्रेक के लिए। देखते रहिए जी बिजनेस।